नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहली और प्रमुख खबर है और सबसे बड़ी खबर रामलीला मैदान से जुड़ी, जहां पर रेड कारपेट अब बिछ चुका है और अब इंतजार है मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का। हालांकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है और अब इस नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मोहर लगेगी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी को है बेसब्री से इंतजार। करेंगे विस्तार से बात, लेकिन साथ ही दूसरी प्रमुख खबर का रुख करेंगे जहां वक्फ पर घमासान अभी फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब जो खबर आई है वो आई है केरल से, जहां पर वक्फ संशोधन को लेकर तमाम विरोध इस वक्त किया गया है और ये विरोध भी हुआ है पीएफआई की एक राजनीतिक शाखा की तरफ से। किस तरीके की तस्वीरें आई हैं सामने और क्या किया जा रहा है वो विरोध बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी, जिनकी आज जयंती है और उनकी जयंती के इस अवसर पर महाराष्ट्र में किस तरीके से कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज न्यूज पंच की और सबसे पहले रुख करेंगे प्रमुख खबर का, जहां आपको बता दें कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सस्पेंस आज खत्म होने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाने वाली है। साथ ही पार्टी की विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम तय की जाएगी। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और ऐसे में हर किसी को इंतजार है कि किसके सिर सजेगा दिल्ली का ताज। आखिर वो कौन होगा जो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को करेगा पूरा, सपनों को करेगा साकार। नतीजे आने से लेकर के अब तक सीएम रेस में कई नाम आए, कई नाम गए, लेकिन किसका नाम होगा फाइनल ये आज हो जाएगा साफ। एक तरफ हो रही है जहां विधायक दल की बैठक, तो वहीं दूसरी तरफ रामलीला मैदान है तैयार। सीएम का इंतजार कल यानी कि 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और दिल्ली के उपराज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। समारोह में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है। ऐसे में शपथ ग्रहण की कैसे चल रही है तैयारियां, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान इस वक्त किया जा चुका है। रविशंकर प्रसाद, जिसमें से एक प्रमुख नाम इस वक्त सामने आया है, रविशंकर प्रसाद, और साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है, जो विधायक दल की बैठक में आज शामिल होंगे। और इस विधायक दल की बैठक में दिल्ली के अगले सीएम कौन होंगे इस सवाल से पर्दा उठ जाएगा। आज शाम को विधायक दल की अहम बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर के हर तरफ से लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जो भी होगा, क्या वो सपने साकार कर पाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो तमाम वादे और सपने प्रधानमंत्री ने देखे दिल्ली के लिए। हालांकि इंतजार है इस सवाल के जवाब का। ये वो आपको प्रेस विज्ञप्ति दिखा रहे हैं जो इस वक्त जारी की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें रविशंकर प्रसाद और साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ का नाम शामिल है, जिसमें कहा गया है कि इन दोनों को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। और अब विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें सीधे तौर पर मोहर लगेगी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। पर्यवेक्षकों का ऐलान के बाद में अब मुख्यमंत्री के नाम के इंतजार है। और हालांकि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरा देश में सब्र से इंतजार कर रहा है कि 27 साल बाद जब बीजेपी वापस आई है सत्ता में, तो आखिर मुख्यमंत्री की कमान किसको दी जाएगी। एसपी जी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया। किस तरीके की तैयारियां चल रही है कल होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर वो आपको बता रहे हैं। कल 12:05 पर मुख्यमंत्री का शपथ होगा और इसके साथ ही सीएम के साथ साथ आपको बता दें कि उनके जो मंत्री होंगे वो भी कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह पूरा तैयार है, ऑल सेट है। दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ वहां पर दिलाएंगे और तैयारियों में अगर हम देखें तो निमंत्रण बढ़ चुके हैं। रामलीला मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। जहां हम देखें तो दिल्ली की आम जनता इसमें शामिल होगी। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एलजी और दिल्ली के जो भी नए मुख्यमंत्री होंगे वो इस स्टेज पर बैठे हुए नजर आएंगे। दूसरे मंच की अगर हम बात करें तो दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं के बैठने की जगह होगी। कुल 3 मंच वहां पर लगाए गए हैं। तीसरे मंच की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के जो मौजूदा सांसद हैं और जो मौजूदा विधायक हैं वो इस तीसरे मंच पर बैठे हुए नजर आए। यानी कि कुल मिलाकर 3 स्टेज तैयार किए गए हैं दिल्ली में रामलीला मैदान में। कल सुबह 11:15 बजे से लेकर के 12:25 तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम के दौरान शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी सस्पेंस वही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली की कमान
किसके हाथों में जाएगी, कौन संभालेगा दिल्ली की बागडोर, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है और बहुत जल्द ये जो सस्पेंस है वो भी खत्म होने वाला है। इसी के साथ में मोहन सिंह बिष्ट और साथ ही रेखा गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। पार्टी को तय करना है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कमल का फूल ही सीएम का फेस होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पार्टी ने तय करना है किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, किस जिम्मेवारी के लायक पार्टी हमको समझती है, निश्चित रूप से वो तय होगा। तो सीधे तौर पर अब इंतजार है और बहुत जल्द ही नाम साफ हो जाएगा। ये जो सस्पेंस बीती 8 तारीख से लगातार बना हुआ है, नतीजों के आने के बाद से ये जो सस्पेंस है वो अब आज खत्म हो जाएगा क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे संवाददाता का, गिरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे, साथ ही शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास में आना चाहेंगे। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है जिसके बाद में अब विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद में जो ये सस्पेंस है लगातार जो बना हुआ है, कई नाम आए मुख्यमंत्री की रेस में, कई चले गए, लेकिन आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। शैलेंद्र, ये देखिए, निश्चित तौर पर शाम को जब विधायक दल की बैठक होगी और औपचारिक तौर पर नेता चुन लिया जाएगा तो ये सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण होना है। तो अब ये बात बहुत स्पष्ट है, जब विधायक दल की बैठक के समय का ऐलान हो चुका है, 7 बजे ये बैठक होगी, तभी ये सस्पेंस खत्म होगा। इसलिए कि बीजेपी की जो कार्यशैली रही उसमें हम देखते हैं कि अंतिम वक्त तक ये साफ नहीं हो पाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, चूँकि सारी बैठकें बहुत गोपनीय होती हैं और उस तरह से कोई संकेत मिलते नहीं हैं। लेकिन कयासबाजियों का दौर बहुत रहता है। अब से थोड़ी देर पहले संसदीय बोर्ड की जो बैठक खत्म हुई उसके बाद 2 पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान किया गया। आप वहाँ से अगर कुछ संकेत निकालना चाहें तो वो भी एक कयासबाजी है, लेकिन फिर भी रविशंकर प्रसाद पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार देखें तो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं और मौजूदा समय में सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और ओम प्रकाश धनखड़ जो देखें कि बीजेपी के संगठन के एक बड़े नेता हैं और राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण नेताओं की जो नियुक्ति की गई है पर्यवेक्षक के तौर पर। उस लिहाज से अगर आप देखें तो दिल्ली का बासिंदा, यानी दिल्ली में फिलहाल तो हम जानते हैं कि जो बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं उन्हीं में से कहा जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन वो पूर्वांचली होगा कि नहीं होगा, ये बहुत दिनों से इस बात की संकेत दिए जा रहे थे कि एक समीकरण बनाने की कोशिश है। लेकिन जो अब सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ये जानकारी जब विधायक दल की बैठक होगी तभी ये बात साफ हो पाएगी, दिल्ली में न केवल पला बढ़ा बल्कि दिल्ली में पैदा हुआ व्यक्ति ही दिल्ली का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। ये बहुत स्पष्ट संकेत है। यानी हम जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं उसमें हम सुबह से ही कह रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, रेखा गुप्ता, इन सब में क्या कोई होगा या कोई नया नाम होगा। तो अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि विधायकों से ही कोई होगा और हो सकता है कि कोई नया चेहरा हो। यानी आप देखें कि युवा चेहरा दिल्ली के आगे के दृष्टिकोण को देखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मार्गदर्शन में दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। चलिए, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय पर इस वक्त मौजूद है। गिरीश, अगर हम देखें तो वहां पर किस तरीके की हलचल इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि विधायक दल की अहम बैठक आज होनी है? देखिए कृतिका, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि सुबह से ही जो 14 पंडितमंत मार्ग है जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय है वहाँ पर चहलकदमी चल रही है। सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। हम भी सुबह करीब 7 बजे के आसपास से दिल्ली भाजपा कार्यालय पे मौजूद हैं और सुबह से ही
यहाँ मीडिया का जमावड़ा देख रहे हैं। लगातार जो भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो सांसद हों या जो प्रदेश के अंदर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी तक जो नवनिर्वाचित विधायक हैं 48 वो नहीं यहाँ पहुँचे हैं। करीब शाम को उम्मीद की जा रही है 6 बजे के बाद वो तमाम जो 48 नवनियुक्त भाजपा विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो इसमें एक शामिल रहेंगे। दूसरा ओम प्रकाश धनखड़ जो हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अपने आप में आज ये दोनों पर्यवेक्षक आएंगे, उनके समक्ष जो है ये विधान जो दिल्ली के जो नया नेता चुना जाएगा यानी कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो सामने हो जाएगा। करीब 4 से 5 घंटे का समय बाकी बचा है कृतिका, और लगातार मेरे कैमरा सहयोगी सीट से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर चहलकदमी चल रही है। लगातार जो नेता हैं, स्थानीय जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फूलों से पूरी तरह से दिल्ली भाजपा कार्यालय को सजाया गया है। हर तरफ फूल लगाए जा रहे हैं। अंदर भी दिल्ली में भाजपा की सरकार करके एक पूरा फूलों से बहुत सुंदर आकृति बनाई गई है। तो लगातार चारों तरफ से कह सके कि सुगंध फैल रही है फूलों की इस समय दिल्ली भाजपा के चारों ओर। ये कहेंगे कि कमल दिल्ली के अंदर 27 साल बाद खिला है, तो ऐसे में फूल खिलना और फूलों की खुशबू आना जाहिर सी बात है। लेकिन अभी सबको इंतजार है, जो सस्पेंस का वो है कि दिल्ली में आखिर कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। चलिए गिरीश, आपके पास वापस आएंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल और बहुत छोटा सा और संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर लग जाती है, लेकिन आम जनता के सामने वो नाम उसी वक्त सामने आता है जब शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है इस बार दिल्ली में? कृतिका, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, चूंकि विधायक दल की बैठक इसीलिए बुलाई जाती है कि उसके बाद औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो संभावना यही है। देखिए, उससे पहले भी हो सकता है कि संकेत मिलने लगे, क्योंकि जो मेरी जानकारी है संसदीय बोर्ड की बैठक में नामों पर चर्चा हुई है और ये नाम तय किए जा चुके हैं। और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अलग से बैठक हुई। तो अब सब कुछ तय किया जा चुका है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये भी तय हो चुका है। और उस पर विधायकों की एक रजामंदी और विधायकों के बीच जाकर हम जानते हैं कि विधायक दल का नेता चुना जाता है, विधायकों की सहमति ली जाती है, सर्वसम्मत से चूंकि नेता का चुनाव होता है। तो वो प्रक्रिया होनी बाकी है। कौन मुख्यमंत्री हो सकता है उस पर चर्चा पूरी हो चुकी है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, शाम को बैठक बुलाई जा चुकी है, विधायकों को सूचना चली गई है। जो मेरी जानकारी है, सुबह तक बताया नहीं गया था कि कितने बजे बैठक होगी। वापस आएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। वो सत्ता करेंगे, लेकिन वो सत्ता उनका संज्ञान नहीं आया होगा। और है जिस प्रकार का दुष्प्रचार लोग करने में लगे हैं, उत्तर प्रदेश को, महाकुंभ को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रचने वाले तत्व हैं, वे लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। पहले मैंने कहा ना, जो काहिरा में अग्निकांड की घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, नेपाल की घटना को, झारखंड की घटना को, या वेस्ट बंगाल की घटना को, या देश के अंदर की किसी बड़ी दुर्घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, इस प्रकार के लगातार वीडियो सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही जल की गुणवत्ता के बारे में भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए। याद रखना, 2013 में बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी, और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था। उस स्थिति को सोचिए जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया था। और 2025 में जब हम लोग आए तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, एक सप्ताह बाकी है। 81 नालों को, यानी 261 MLD के
जो वहां के नाले हैं सभी को टेप किया गया है, और टेप ही नहीं किया गया है बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके बारे में मैं विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायो रेमेडिएशन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह दो स्तर पर जांची जाती है, एक तो बीओडी स्तर पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए, और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैंने देख रहा था, पुरानी न्यूज है, एनजीटी के माध्यम से, एनजीटी का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की। एक फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 एमपीएम यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, ये फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि वे इस प्रकार की नदियां हैं, कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएम प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। यह भी इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और महोदय मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और किसी जाति, मत और मजहब से जुड़े हुई संख्या भी नहीं है और किसी वर्ग का भी नहीं है। इसमें गांव में एक सामान्य नागरिक भी आ रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति भी आ रहा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आई, महामहिम उपराष्ट्रपति भी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं लोकसभा के। हर, यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है।
उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है। हर व्यक्ति आ रहा है। और क्या प्रचार करना बुरा था क्या? क्या हमें उत्तर प्रदेश की किसी उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश की किसी आयोजन को देश और दुनिया के सामने नहीं ले जाना है क्या? आपने प्रत्येक स्नान के समय वहां देखा होगा किस प्रकार की स्थितियां थी। श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, देशी हो या विदेशी पर्यटक हो, जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा किया, व्यवस्था की प्रशंसा किया, जल की प्रशंसा किया, आयोजन की प्रशंसा किया, एकात्मता की प्रशंसा किया। कौन भेदभाव हुआ? कौन तुष्टीकरण हुआ? कौन सा तुष्टीकरण है? कौन सा तुष्टीकरण इसमें है? ये तुष्टीकरण नहीं, ये 56 करोड़ लोगों के आने का संतुष्टीकरण है। भारत के संतुष्टीकरण है, दुनिया का संतुष्टीकरण है। ये बातें इस बात को एहसास कराती हैं कि भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है और उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास पूरा भारत कर रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश इतने बड़े आयोजन को कर सकता है। इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी केवल प्रयागराज इस आयोजन को कर सकता है। यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। मुझे अभी पिछले सप्ताह वाराणसी जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ और वाराणसी मैंने देखा पिछले 1.5 महीने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा, लेकिन वाराणसी वासी भी खुश हैं। अरे साहब, देश भर से लोग आ रहे हैं, काशी में वर्ष भर से लोग आते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में हर दिन हो, मुख्य आयोजनों में होते थे, लेकिन लाखों की संख्या में अभिभूत होकर के जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक नई धारणा लेकर जा रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं। अयोध्या धाम में वही स्थिति है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ अयोध्या के साथ जुड़ रहे हैं और अयोध्या के साथ जुड़ रहे हैं तो आध्यात्मिक रूप से पुण्य के भागीदार भी बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहां पर आर्थिक समृद्धि का द्वार भी खोल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो स्थानीय स्तर पर आ रहा होगा तो ठीक है, हमने भंडारे के आयोजन किए। पांडे जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपके माननीय सदस्य कह रहे थे कि लोग भूखे रहे। ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म के आयोजन में कोई भूखों नहीं रहता है, कोई भूखों नहीं रहता है। हम मां अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। तो आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर महाकुंभ को लेकर जो विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, गंगा की शुद्धता को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि गंगा का जल न सिर्फ स्नान करने लायक है बल्कि उसका आचमन भी किया जाएगा और इसी पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का बने रहिए हमारे साथ। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं।
स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। रुक करेंगे अब अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां एक और सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर केरल में इसके विरोध में रैली निकाली गई, जिसमें तुष्टीकरण की पोल खुलती नजर आई। दरअसल केरल के कोल्लम में वक्फ संरक्षण रैली निकाली गई, जिसके जरिए वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध हुआ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर संशोधन के माध्यम से गुप्त रूप से मनुस्मृति लागू करने का भी आरोप लगाया गया। इस रैली का आयोजन किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं, बल्कि प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI ने किया है और इसका एक वीडियो भी साझा किया। SDPI ने रैली के दौरान सामाजिक सुरक्षा के लिए वक्फ संरक्षण का नारा दिया और भाजपा पर संविधान नष्ट करने का आरोप लगाया। और इसी पर आपको ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं, जहां पक्ष विपक्ष किस तरीके से इस पूरे मामले पर आमने सामने नजर आ रहा है। एक नजर ग्राफिक्स पर। तो ये तस्वीरें सब आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी सीधे तौर पर हम देखें तो तमाम सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही पक्ष विपक्ष किस तरीके से आमने सामने है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तुष्टीकरण की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई है, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो SDPI की रैली में संविधान पर हंगामा होते हुए नजर आया है। SDPI की जो संविधान है उसको लेकर बातें सामने आई। भाजपा पर संविधान को नष्ट करने का आरोप इस वक्त लगाया गया है। PFI का जो PFI प्रतिबंधित जो संगठन है उसका ये राजनीतिक शाखा है। SDPI विधेयक को संविधान के लिए खतरा बताया है, जो वक्फ विधेयक सामने आया है। हालांकि उसको लेकर अभी चर्चा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं विरोध इस वक्त सामने आ रहा है। प्रतिबंधित संगठन PFI की राजनीतिक शाखा है SDPI, जिसकी तरफ से ये पूरा रैली निकाली गई है और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए गए। केरल की वामपंथी सरकार के रवैये पर भी सीधे तौर पर कई सारे सवाल अब इसके बाद में उठते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबर और इसके साथ ही अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जो है इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ी, खासतौर पर जहां हम देखें कि मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले भारत के वीर सपूत शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती है। महाराष्ट्र में आज इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि शिवाजी का जन्म आज ही के दिन 1630 में हुआ था। मराठा परिवार में जन्मे शिवाजी महाराज को उनकी बहादुरी और वीरता के लिए जाना जाता है। 395वीं जयंती के अवसर पर शिवाजी की जन्मस्थली जुन्नार में आतिशबाजी और लाइट शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और इसमें शामिल होते हुए नजर आए। एक नजर ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं इस वक्त। तो जहां आपको बता दें कि आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है और आज 395वीं जयंती है उनकी, जिसको लेकर महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और साथ ही आज ही के दिन 1630 में पुणे के शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ था। और एक तौर पर हम देखें तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, साथ ही मराठाओं को जोड़ने का काम उन्होंने किया। माता जीजाबाई ने, अगर हम इसके साथ ही देखें तो असाधारण क्षमताओं के कारण मराठा सत्ता में आए थे शिवाजी महाराज और मराठाओं को एकजुट करने का काम भी उन्होंने किया। शिवाजी ने मराठाओं को एकजुट किया और सीधे तौर पर कई सारी असाधारण क्षमताएं थी उनके अंदर, जिसके लिए आज भी उन्हें जाना जाता है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी वीरता और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वराज की नींव रखी थी। ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीढ़ियों को साहस और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित शिवाजी महाराज ने किया। ये बात भी उन्होंने अपने इस पोस्ट में साझा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि वो हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए और उसके लिए लगातार तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं और एक एक करके अब जो हमारा देश है भारत, वो आत्मनिर्भर भारत बनता हुआ भी नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं हम देखें तो इसकी प्रेरणा मिली थी शिवाजी महाराज से, जिनको आज पूरा देश नमन कर रहा है।
और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।